लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन की थी हमारी कंपनी के हवाले से कि कंपनी की लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद कंपनी के क्राइटेरियस को किस तरह से वॉर्न किया जाता है और कंपनी के रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है और इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। बाहर क्यों बैठा हूँ ऑफिस पर? वो सामने चीज़ चॉकलेट वो था, ले ले। आज की क्लास में कुछ डेफिनेशंस इंशाल्लाह हम लोगों ने पढ़नी है, जिसमें कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी लॉ और बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी लॉ के पेपर में 4 से 5 दफ़ा ये बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में पूछ चुके हैं, तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी। इसको ज़रा एक दफ़ा बंद कर दें और ये वीडियो को भी कैंसिल कर दीजिएगा। 1 मिनट में आया। चेयर लेने जा रहा, बैठ उधर। कल की क्लास में हमारी डिस्कशन थी कंपनी की लायबिलिटी के हवाले से और कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। आज इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी लॉ के अंदर कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें कंपनी क्या चीज़ है, कंपनी लॉ कौन कौन से थे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने ये खुद बंद करवाया, ये बंद है, उनको ज़रा प्लीज़ बताएं, उनको कहीं ये भी बंद है, उनको बताएं जाके। और बॉडी कॉर्पोरेट क्या चीज़ है, SCCP क्या है, रेगुलेटरी बॉडी, और रजिस्ट्रार क्या होता है, बोर्ड का मतलब क्या है। ये चंद एक डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के पोर्शन में से ICAP लाजमी सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आज वाला जो है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जनाब, अब जरा हम लोग बात करते हैं कंपनी की डेफिनेशन थोड़ी सी हम लोग पढ़ चुके हैं, और इफ आप लोगों को अगर याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने कह दिया जनाब, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 और द कंपनी लॉ। जो कंपनी को रेगुलेट करने वाला कानून है वो कंपनीज एक्ट 2017 हमारे आज के ज़माने का है। 2017 से पहले कुछ कवानीन थे, वो कौन कौन से कवानीन थे? उससे पहले आपके पास कंपनीज एक्ट 1913 चल रहा था। शुरू में पाकिस्तान में जो कंपनी को रजिस्टर्ड करने वाला लॉ था वो कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1913। उसके बाद उसको रिपील किया एक ऑर्डिनेंस ने, ठीक है। रिपील करने का मतलब होता है रिप्लेस करना। रिप्लेस किया एक ऑर्डिनेंस ने जिसका नाम क्या है? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में कुछ फ्लॉज थे, उन फ्लॉज को दूर करने के लिए एक नया ऑर्डिनेंस बनाया गया, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। और वो ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील करना लाजमी था, तो इस वजह से फिर उस ऑर्डिनेंस को कन्वर्ट करके एक्ट में बदला गया, कंपनीज एक्ट 2017 का नाम बन गया, ठीक है। तो आप अब जो पाकिस्तान में प्रिवेलिंग लॉ है वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2017। 2016 से पहले जो लोग, जो कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही थी वो कौन से लॉ के तहत हो रही थी? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत। और 1984 से पहले जो पाकिस्तान में कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही थी वो कंपनीज एक्ट 1913 के तहत जो है वो रजिस्टर्ड की जा रही थी। उससे पहले जो लॉ होगा वो उस हिसाब से होगा। गॉट इट? अच्छा जी, अब इसके ऊपर MCQs भी, क्योंकि आपको पता है कि 15 नंबर के आपके MCQs आते हैं कंपनी लॉ में, तो ये पोर्शन आपके MCQs के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि पाकिस्तान में पहला जो कंपनी लॉ था वो कौन सा था? तो दैट इज कंपनीज एक्ट 1913। अच्छा, इसके बाद जनाब बारी आती है बॉडी कॉर्पोरेट की। देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट का जो एक डेफिनेशन है आप टैक्स में भी पढ़ चुके होंगे और एक कंपनी लॉ में भी है। कंपनी की इसी तरह से पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आप टैक्स में भी पढ़ चुके होंगे और एक डेफिनेशन आपके पास कंपनी लॉ में भी मौजूद है, ठीक है। तो हम क्योंकि पेपर देंगे कंपनी लॉ का, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखनी है जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है, ओके। ऑल्दो आप टैक्स की बुक के अंदर भी डेफिनेशन लिखी होंगी, वो भी डेफिनेशन ठीक है, लेकिन वो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस,
ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह डिफरेंस हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। गॉट इट। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या चीज है, उसने कहा ना बॉडी कॉर्पोरेट आर्टिफिशियल पर्सन है। हकीकत में हर आर्टिफिशियल पर्सन वो कंपनी है, वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। बेशक वो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान के एक्ट के तहत, बेशक वो कंपनी पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पर रजिस्टर्ड हुई है बाहर के कानून के मुताबिक, लेकिन वो कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। हम उसको क्या मान लेंगे, ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का अगर मैं आम भाषा में मतलब बताऊं तो हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो चीज जिसको चलाने के लिए आपको नेचुरल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, वो चीज आपके लिए क्या बन जाती है, बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको कानून की अलग हैसियत हासिल है। ठीक है। और बॉडी कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करता हूं, इसमें जैसे मैंने बताया कंपनी भी आ जाती है, इसमें स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं। जैसे आई कैप है। आई कैप क्या है, आई कैप एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कंपनी नहीं है। आई कैप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 1961, इसके तहत आई कैप बनाया गया। अब इस ऑर्डिनेंस के तहत जब आई कैप को बनाया गया तो आई कैप एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गया। आई कैप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ये बॉडी कॉर्पोरेट बन गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बॉडी कॉर्पोरेट बन गया। समझे बात को। इसी तरह से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो कंपनी नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो क्या बन जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कहता है जी सिर्फ दो चीजों के अलावा तमाम जो आर्टिफिशियल पर्सन है बॉडी कॉर्पोरेट है। वो दो चीजें कौन सी हैं, कहता है जी जितने भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, आपने पढ़ा होगा जनाब डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, जुडिशल कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि जिसमें तमाम लोग मिलकर एक पूल, एक अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसके फ़ायदे के लिए क्या कभी वो सोसाइटीज़ बना देते हैं आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़, कभी जनाब वो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जनाब अथॉरिटी बना देते हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे मिल के लोग आपस में काम कर रहे हैं। तो जितनी भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होते। जितनी भी आपकी कोऑपरेटिव, जैसे जुडिशल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एक हाउसिंग स्कीम है जहाँ पे तकरीबन जितने भी वकला और जज हजरात हैं वो वहाँ पे रहते हैं। उन जिन्होंने ख़रीदना है वो जनाब वकील को बेचते हैं, वो वकील के अलावा किसी और को नहीं बेचते। वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उन लोगों ने बना ली। अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने अपने रूल्स के तहत रजिस्टर्ड होती है वो भी आर्टिफिशियल पर्सन, अपने रूल के तहत रजिस्टर्ड हुए, लेकिन हम उनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमारे कंपनी लॉ ने मना कर दिया कि जनाब कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। उसके अलावा दूसरी चीज कौन सी है जिसको बॉडी कॉर्पोरेट आप नहीं कह सकते, बेशक वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। हम कहते हैं जनाब कंपनी के अलावा, कंपनी या उसके रेलेवेंट जो चीजें उसके अलावा अगर कोई मिनिस्टर इंचार्ज जो कि रेलेवेंट टू आपके कंपनीज एक्ट के लिए या कंपनीज को रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी मिनिस्टर इंचार्ज होगा, वो अगर किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी को, किसी भी अदर बॉडी को कह दे कि जनाब ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो हमें मजबूरी में क्या मानना पड़ेगा कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक कंपनी जो कि पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हुई, मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं शेल की, शेल पेट्रोलियम की। शेल पेट्रोलियम पाकिस्तान में भी तो है, पाकिस्तान में भी वो रजिस्टर्ड वगैरह हुई है, लेकिन हम कहते हैं जी लेट्स सपोज एक शेल पेट्रोलियम है जो पाकिस्तान में नहीं है, वो बनी है बाहर के किसी मुल्क में। ठीक है। रजिस्टर्ड वहाँ पे हुई है, पाकिस्तान में वो अपनी एक ब्रांच ओपन करना चाहती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो वो ब्रांच ओपन कर रही है तो हम कहते हैं जनाब शेल पेट्रोलियम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं हुई, वो रजिस्टर्ड हुई है फॉरेन लॉ के मुताबिक। हम उसको पाकिस्तान में कंपनी मानेंगे? क्योंकि कंपनी हम किसको मानते हैं, जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड हो जाए। अब शेल पेट्रोलियम जो है वो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं हुई, वो बाहर के किसी मुल्क में रजिस्टर्ड हुई है, तो पाकिस्तान में वो कंपनी तो नहीं होगी, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी? तो हम कहेंगे यस बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन अगर मिनिस्टर इंचार्ज कह दे कि शेल पेट्रोलियम आइंदा के बाद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि शेल पेट्रोलियम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है।
गॉट इट? अब जरा इसको डिस्कस कर लें कि कानून हमें क्या कहता है। देखिए जी, कहता है जी बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, जो पाकिस्तान में कंपनीज बनती है बॉडी कॉर्पोरेट। नंबर 2, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से बाहर की कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज जिसको हम लोग कहते हैं, जो पाकिस्तान के लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुई लेकिन फॉरेन लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई हैं और पाकिस्तान में वो काम शाम कर रही हैं, तो हम उनको क्या मान लेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, कि जिसको कानून की नजर में बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर कर दिया जाए, हम उसको भी क्या मान लेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। बट डज नॉट इंक्लूड, बॉडी कॉर्पोरेट कौन चीजें नहीं होंगी? A cooperative society registered under any law relating to the registration of cooperative societies। जो cooperative societies है कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन के तहत वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। और any other entity not being a company defined in Companies Act 2017 or any other law for the time being which the concerned minister of the federal government may by notification specify in this behalf। कि कंपनी के अलावा कोई भी ऐसी चीज, कंपनी के अलावा कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जिसको मिनिस्टर इंचार्ज ये कह दे कि जनाब ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। मैं दोबारा फिर शेल पेट्रोलियम के एग्जांपल आपको रिकॉल करवाऊंगा इस लाइन को पढ़ने के बाद। पेट्रोलियम, शेल पेट्रोलियम पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, पाकिस्तान के एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड नहीं हुई, इस वजह से हम उसको कंपनी नहीं मानेंगे, हम उनको क्या मान रहे थे? बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन अगर मिनिस्टर इंचार्ज कह दे कि जनाब शेल पेट्रोलियम पाकिस्तान शेल पेट्रोलियम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये बॉडी कॉर्पोरेट अब नहीं है। लेकिन पीएसओ पाकिस्तान की पेट्रोलियम कंपनी है, सबको पता है ना। अगर मिनिस्टर इंचार्ज कह दे कि जनाब पाकिस्तान की पेट्रोलियम कंपनी जो कि पीएसओ है, आइंदा के बाद ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो क्या ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मिनिस्टर इंचार्ज किसको कह सकता है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है? कंपनी के अलावा किसी और बॉडी को कह सकता है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अगर आपका मिनिस्टर इंचार्ज आईकैप को कह दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो क्या ये कह सकते हैं? मिनिस्टर इंचार्ज आईकैप को कह दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो क्या ये कह सकता है? कह सकता है। क्यों? क्योंकि आईकैप कोई कंपनी नहीं है। ओके, समझ आ गई बात की? तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन थोड़ी सी जरा ब्रॉडर है, वो सिर्फ कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। हर आर्टिफिशियल पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट है अनटिल और अनलेस उसको डिक्लेयर ना कर दिया जाए कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है अदर देन कंपनी। क्लियर? अच्छा जी, उसने नीचे इस चीज को एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन की हमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ, जो बातें हमने की हैं वही बातें हैं कि नहीं। कहता जी द लिटरल मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड देयरफॉर एवरी कंपनी एज डिफाइंड अबव इज आल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट। However, the definition of body corporate is broader, and in addition to companies registered in Pakistan, it also includes company registered in foreign countries and statutory body corporate. For example, State Bank of Pakistan, constituted under State Bank of Pakistan Act 1956. यही बात हमने की थी। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने वाली कंपनीज वो भी, जो फॉरेन कंपनीज है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट, और जो भी आपके पास स्टैट्यूटरी बॉडीज है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं होंगी, और कंपनी के अलावा किसी आर्टिफिशियल पर्सन को अगर मिनिस्टर इंचार्ज कहते कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो भी आपके पास बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी। नीचे देखिए, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट बी कंसीडर्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट। फेडरल गवर्नमेंट में आल्सो एक्सक्लूड अ फॉरेन कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी। यहां पे देखिए, फॉरेन कंपनी या स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि कंपनी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता बॉडी कॉर्पोरेट की लिस्ट से, फॉरेन कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। गॉट इट? एग्जाम्पल मैंने शेल पेट्रोलियम की दे दी, यहां पे जनाब उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, जरा देखिएगा। बड़ी एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 कहता है जी XYZ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली अ बॉडी कॉर्पोरेट। जनरली क्या होता है? ये आर्टिफिशियल पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 की डेफिनेशन के हिसाब से क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट होगा? तो हम कहते हैं जनाब कि बट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज, फाइनेंस सोसाइटीज बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं।
कंपनीज एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। तो हम देखना पड़ेगा कि हम पेपर कौन सा दे रहे हैं। कंपनी लॉ का अगर हम पेपर दे रहे हैं तो फिर हमें कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। टैक्स का पेपर दे रहे हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को फॉलो करना पड़ेगा। गॉट इट? तो इसमें बेटा कभी भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्लियर? चले आगे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन is a company incorporated in USA and is operating a branch office in Pakistan। मुझे ये बताइए क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए? यस, ये बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट नॉट अ कंपनी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुई। द कंसर्न्ड मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो अब रहेगी बॉडी कॉर्पोरेट? नहीं। तो फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट Orange Incorporation shall not be a body corporate for application of provisions of Companies Act 2017। क्लियर? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बेटा बहुत दफा आई कैप ने पूछी है। डेफिनेशन वाले प्रोसेस में आई कैप ने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन ज्यादा पूछी है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आ जाते जनाब फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पाकिस्तान के लिए कौन सी कंपनी? हम कहते हैं जी पहली बात तो यह फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन के लिए सबसे जरूरी बात यह कि वो कंपनी पाकिस्तान से बाहर किसी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई हो। पहली बात तो ये, अगर पाकिस्तान के तहत रजिस्टर्ड होगी तो फिर पाकिस्तानी कंपनी बन गई ना। फॉरेन कंपनी कौन सी है? जो पाकिस्तान से बाहर किसी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई हो। उसके बाद फिर पाकिस्तान में उसके ऑपरेशन, पाकिस्तान के लिए फॉरेन कंपनी कब होगी? कि जब पाकिस्तान में उसके ऑपरेशन चल रहे हो। वो बेशक उसका फिजिकल हब उसकी मौजूद हो, यानी कि फिजिकली यहां पे मौजूद हो, या फिर किसी एजेंट के थ्रू यहां पे मौजूद हो। मिसाल के तौर पर यूनिलीवर। अब यूनिलीवर मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका हेड ऑफिस यूके में है, इंग्लैंड में। 200 ममालिक में वो कंपनी काम कर रही है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पे यूनिलीवर के एजेंट्स मौजूद हैं। यूनिलीवर फिजिकली वहां पे इटसेल्फ नहीं है। यूनिलीवर पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन उससे पहले यहां पे उसके एजेंट से, ऑथोराइज्ड एजेंट जिनको हम लोग कहते हैं कि ऑथोराइज्ड एजेंट जनाब उनकी यूनिलीवर की चीजें बेच रहे थे। यूनिलीवर पाकिस्तान में, हम एजम्पशन ले लेते हैं, यूनिलीवर पाकिस्तान बनने से पहले जो यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स ही पाकिस्तान में आई थी, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट पाकिस्तान में उनकी चीजें, उनकी प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, ऑल्दो यूनिलीवर पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। हम एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं। आप लोगों को पता होगा एप्पल का। एप्पल ने अपना ऑपरेशनल सेटअप, फिजिकल सेटअप लगाया है इंडिया में। पाकिस्तान में उसका सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में उसकी सेल होती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर उसके एजेंट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, ऑथराइज्ड एजेंट, तो हम क्या मान लेंगे कि एप्पल कंपनी पाकिस्तान के लिए फॉरेन कंपनी है। लेकिन यहां पे मसला यह है कि यहां पे उसके ऑथराइज्ड एजेंट्स भी मौजूद नहीं है। आईफोन कहां से आते हैं? बाहर से। कैसे? या स्मगल करके या परचेज करके। नॉर्मली स्मगल करके आते हैं, इसलिए तो नॉन पीटीए होते हैं। समझे बात को? इसी तरह से आपके पास जैसे सुजुकी पाकिस्तान की कंपनी है कि चाइना की कंपनी है कि जापान की कंपनी है? सुजुकी जापान की कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी कोलैबोरेशन है। सुजुकी पाकिस्तान भी रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टोयोटा की, तो टोयोटा की कंपनी पाकिस्तान में है? टोयोटा पाकिस्तान में है कोई? हम बात करते हैं ऑडी की। ऑडी, चलें टोयोटा तो छोड़ दें, ऑडी की बात कर लेते हैं। क्या ऑडी जो है वो पाकिस्तान में है? क्या इसके ऑथराइज्ड एजेंट पाकिस्तान में है? यस, इसके ऑथराइज्ड एजेंट इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी हैं। यहाँ तो फिलहाल मैंने नहीं देखे, लाहौर में भी है। ऑथराइज्ड एजेंट इसके मौजूद हैं, लेकिन ऑडी इटसेल्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो ऑडी पाकिस्तान के लिए क्या बन जाएगी? फॉरेन कंपनी। क्यों? क्योंकि इसके एजेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो जब हमने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन देखी तो कहता है जनाब फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान
जो पाकिस्तान से बाहर की कंपनी बनी हो या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन जो पाकिस्तान से बाहर हो, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्ट या उसने अपना वहां पे फिजिकल हब बनाया हो कि जनाब जैसे सुजुकी ने क्या किया, सुजुकी जापान की कंपनी है, पाकिस्तान में उसकी असेंबलिंग, सारा इंजन जापान से बन के आता है, असेंबलिंग कहाँ पे होती है, पाकिस्तान में। इसलिए हम कहते हैं हम जो है वो सुजुकी पाकिस्तानी कंपनी। थंडर 17 का आप लोगों को पता होगा, पता कि नहीं पता, फाइटर जेट पाकिस्तान का थंडर 17। बड़े खुश हैं हम के पाकिस्तानी है भाई साहब, चाइना में बनता है, असेंबल पाकिस्तान में होता है, आम भाषा में पेंट पाकिस्तान में होता है। लेकिन क्योंकि चाइना पाकिस्तान का कोलैबोरेशन है, इसमें चाइनीज इंजीनियर्स भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, तो हम कह देते हैं कि जी ये पाकिस्तान का है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर हम बात करते हैं, सुन ले भाई, अगर फिजिकल हब मौजूद नहीं है, जैसे मैंने ऑडी की एग्जांपल दी, ऑडी की फिजिकल हब मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ पे उसके एजेंट्स मौजूद हैं जिसका लाइसेंस है फॉरेन ऑफिस के साथ, एजेंट्स यहाँ पे ऑथराइज उसके मौजूद हैं, जिसको हम लोग ऑथराइज डीलर भी कहा करते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। तो ऑडी जो है वो पाकिस्तान के लिए कौन सी हो जाएगी, फॉरेन कंपनी हो जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह से कहता है जनाब कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर्स एज मे बी स्पेसिफाइड। अगर वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका कोई जो पाकिस्तान में उनका ऑफिस मौजूद है, ठीक है, या उनका कोई एजेंट मौजूद है, तो हर लिहाज से वो पाकिस्तान के लिए क्या बन जाएगी, फॉरेन कंपनी बन जाएगी। इज इट एनी प्रॉब्लम? चले आगे। अच्छा जी, अब बेटा हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ कंपनीज, बेटा 3 कैटेगरी बनाएगी, क्लासेस बनाएगी। एक बना दी गई अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, उसके बाद बना दी गई जनाब अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। 3 क्लासेस बना दी गई हैं। इन 3 क्लासेस के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास एक कंपनी आती है लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसको आप नॉर्मली लिमिटेड का नाम देते हैं, जो हमने कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ा था कि लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड, तो लिमिटेड। दूसरी आपके पास आ जाती है गारंटी लिमिटेड। ये क्या है, अभी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है अनलिमिटेड। गारंटी लिमिटेड की 2 कैटेगरीज हैं, हैविंग शेयर कैपिटल और हैविंग नो शेयर कैपिटल। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप और अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट हम इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, सबसे पहले जनाब आपके पास आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हम कहते हैं जनाब ये ऐसी कंपनीज होती हैं कि जिनका शेयर कैपिटल अवेलेबल होता है और इनके ऑनर्स की लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस लिमिटेड होती है, लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लियर? इसके बाद आती है जनाब गारंटी लिमिटेड। गारंटी लिमिटेड में हम लोग कहते हैं कि जनाब इसमें जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस है वो होती है अप टू द अमाउंट गारंटेड
जितनी गारंटी देते हैं कि जी मैं गारंटी देता हूं मैं इसके 50% शेयर जो है वो मैं ऑन कर लूंगा, या इसके 50% शेयर का जो लॉस होगा उसमें से 50% ओनरशिप का जो लॉस होगा वो मैं बियर कर लूंगा। इसमें आप पेमेंट नहीं करते, लेकिन आप गारंटी आप लिख के देते हैं कि भाई इसके इतने % शेयर मैं परचेज कर लूंगा जब कंपनी को जरूरत होगी। आपने गारंटी दे दी। इसमें क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स में आपने शेयर्स परचेज कर लिए, लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स। गारंटी में क्या है, आपने शेयर परचेज नहीं किए बल्कि आपने लिख के दे दिया कि मैं गारंटी देता हूं। किस चीज की गारंटी, कि जी जब भी कंपनी को जरूरत होगी तो 40%, 50%, 20% जितना भी % है कंपनी के इतने % शेयर मैं परचेज कर लूंगा। गारंटी लिमिटेड। अब गारंटी लिमिटेड में हमने कहा जनाब हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल। अब अगर तो उसके शेयर कैपिटल है तो हम इस चीज की गारंटी दे सकते हैं कि इतने % शेयर मैं परचेज कर लूंगा। अगर उसके शेयर्स नहीं है तो फिर कितने % कैसे पता चलेगा, तो फिर इसमें कहते हैं जनाब गारंटी लिमिटेड हैविंग नो शेयर कैपिटल में जो उसके ऑनर्स हैं वो इस चीज की गारंटी देते हैं कि अगर कल कलां को कंपनी को लॉस होता है तो उस लॉस का इतने % मैं कंपनसेट कर दूंगा। अगर कंपनी बंद होती है, कंपनी को लॉस होता है तो उसका इतने % लॉस मैं कंपनसेट कर दूंगा। ये गारंटी लिमिटेड में गारंटी लिख के दी जाती है। और अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो उसकी जिंदगी आसान है, कहेगा जनाब कंपनी का 40% ऑनर मैं बन जाऊंगा, यानी कि कंपनी के जब कंपनी को जरूरत होगी, यानी कि जब कंपनी को पैसे चाहिए होंगे, कंपनी वाइंड अप होने जा रही होगी, कंपनी को लॉस हो जाएगा, तो उस टाइम पे कंपनी का 40% ओनरशिप मैं ले लूंगा। गॉट इट। लिमिटेड बाय शेयर्स में और गारंटी लिमिटेड में फर्क पता चला? बेटा किसी को ना पता चलो प्लीज रेज योर हैंड। ऑल ओके। लिमिटेड बाय शेयर्स में आप शेयर परचेज कर चुके होते हैं, गारंटी लिमिटेड में आपने गारंटी दी होती है। गारंटी लिमिटेड में दो हैं, हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होगा तो आप गारंटी देंगे कि इतने % शेयर खरीद लेंगे। हैविंग नो शेयर कैपिटल के केस में क्या करेंगे, इतने % लॉस को कंपनसेट कर देंगे, या अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो इतने % पैसे मैं दे दूंगा। गॉट इट। फिर उसके बाद आ जाते जनाब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नॉर्मली आपको जो आपकी एलसीज हैं, एलसीज के अलावा, लिमिटेड कंपनीज के अलावा जो भी आपके अनलिमिटेड कंपनीज हैं, नॉर्मली ये पाकिस्तान में पहले तो इसका रिवाज था लेकिन अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। इनमें क्या होता है जनाब, इनमें ऑनर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ओके, अनलिमिटेड। इसकी अब ज्यादातर एग्जांपल हमें पार्टनरशिप में मिलती है, ठीक है। और पहले जो हम एग्जांपल मिला करती थी वो सिंगल मेंबर कंपनी के तौर पर हमें मिला करती थी, एसएमसी के तौर पर, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान में लिमिटेड बाय शेयर्स इसकी एग्जांपल हमें नहीं मिलती, अनलिमिटेड की एग्जांपल्स हमें नहीं मिलती। इज इट ओके? एक दफा जरा बुक से पढ़ लें। अभी तक मुझे बताइए कोई मसले मसाइल हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर। बुक से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर। हमने क्या कहा था, लिमिटेड बाय शेयर कौन सी कंपनी है कि जिसके मेंबर्स या शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी टू कंपनसेशन लॉस है वो क्या है, लिमिटेड है। देखिए जी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी remaining unpaid on the shares respectively held by them. Most businesses that incorporate as company are companies limited by share. The great advantage of this form of company is that the company is able, if the shareholder approve, to raise additional capital by issuing new shares. ठीक है, ये बातें तो बाद वाली हैं, लेकिन जो हमारा कंसर्न है टाइप ऑफ कंपनी के लिए वो सिर्फ इतना सा कंसर्न है कि जनाब जिसमें लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है कि इसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो आगे चलकर इंशाल्लाह हमने डिटेल में डिस्कशन करनी है। ओके। पाकिस्तान में नॉर्मली, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि नॉर्मली जो कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं वो कौन सी होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। अच्छा जी, गारंटी लिमिटेड की हम लोग बात कर लेते हैं जी। कहता जी गारंटी लिमिटेड हमने कहा था कि जिसमें इसके जो ऑनर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो गारंटी देते हैं कि जनाब हम इतने % शेयर या इतने % लायबिलिटी ऑन कर लेंगे। देखिए जी, company limited by guarantee means a company having the liability of its member limited by the memorandum to such amount as the member respectively thereby undertake to contribute. undertake का मतलब गारंटी देते हैं, ठीक है। undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. यानी कि जब कंपनी खत्म होने जा रही है तो हम गारंटी देते हैं कि जनाब इतने % की ओनरशिप हम कंपनी की ले लेंगे, या कंपनी को पैसों की जरूरत है या कंपनी को लॉस हो गया। कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और टाइप ऑफ कंपनी में हमने एक कंपनी जो कंपनी की टाइप जो है वो हमने डिस्कशन उसकी कर ली। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर ऑनरशिप
और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। एनी क्वेश्चन? ऑल ओके? पक्की बात है? हाँ जी, देखें मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी कंपनी के 10% शेयर मैंने परचेज कर लिए हैं और मैं गारंटी देता हूं कि 10% और परचेज कर लूंगा, तो 10% के लिए तो आप वो तो पैसे आपके गए। अब जितने पैसों के लिए आपने गारंटी दी थी वो वाले पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, दोनों लगेंगे इसमें। हाँ जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? ऑल ओके? चलें इंशाल्लाह बात होती है फिर कल।